दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे भाई भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ है उसमें जो कल पीयूष गोयल साहब ने एक लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई क्या भारत रसिया से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये विदेश मंत्रालय बताएगा। इसको लेकर के बहुत सारे मतलब न्यूज बन रहे हैं और उसमें यह बताया जा रहा है कि भारत ने कर दिया है सरेंडर। किसके सामने? डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और ये वही लोग हैं जो भाई चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मोदी की सरकार गिर जाए। मतलब देखो, डील का क्रिटिसिज्म करना दैट्स अ वन साइन, बट हमें गिव एंड टेक की पॉलिसी के आधार पर यह देखना होगा कि अगर हम रसिया से तेल खरीद रहे थे तो पहले खरीद ही क्यों रहे थे। तो भाई आपको मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट दे देना चाहता हूं। सबसे पहले यूक्रेन का जब युद्ध हुआ था तो जो जो बाइडेन की सरकार थी उसने खुद ही बोला था भारत को कि भाई आप रसिया से तेल खरीदो। क्यों? कि अगर आप नहीं खरीदोगे तो तेल के दाम जो है ना वो आसमान छू जाएंगे और जो बाइडेन की सरकार भी जा सकती है। ये यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसके बाद से यूरोपीय यूनियन सिर्फ लिप सर्विस दे रहा है कि हम यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन भाई उनका जो डबल फेस्ड एजेंडा है वो सिंपल था। मतलब कि आप पीछे से ये बोल रहे हो कि आप रसिया से तेल खरीदना चालू रखिए, और मीडिया में ये खबर फैलाई जा रही थी, उस समय की बात कर रहा हूं, कि भाई आप क्यों खरीद रहे हो रसिया से तेल? आर यू फंडिंग द वार? लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि जो रसिया के साथ यूरोप के क्या व्यापारिक संबंध है। वहां पर क्या था भाई, यूरोप अपना गैस वहां से खरीद रहा था, अभी भी खरीद रहा है। उनको लगा था कि आने वाले एक साल में वो रसियन गैस को जो सस्ते में आता है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन भाई ये हो ना सका क्योंकि रसिया के पास जो गैस का भंडार है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट मात्रा में है और यूरोप को बहुत सारा गैस चाहिए। बट एनीवेज, हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। ये जो दिल्ली का जो मतलब दिल्ली का बहुत बड़ा संकेत दिया गया है इस ट्रेड डील के बाद कि भाई खेला अब शुरू हो गया है। रूस तेल हमने बंद किया है या नहीं किया है, ये अपना जो इस जयशंकर है वो बताएंगे। वो घिसा पिटा बयान यही दिया जा रहा है कि भाई भारत जिससे भी तेल खरीदेगा वो जो भी है उनका, बट आई डोंट थिंक सो। करंटली समझते हैं अ डील ऑफ रियलिटी और सॉक्स। देखो, की पॉइंट्स। इंडिया एंड यूएस फाइनलाइज लैंडमार्क इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क फरवरी 2026 को। यूएस टू स्लैश टैरिफ फ्रॉम 50% टू 18%। इनिशियल शॉक रिपोर्ट्स ऑन रशियन ऑयल वर्सेस नुआंस रियलिटी। देखो, रशियन तेल तो एक मुद्दा था ही, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली ये बोला था कि भाई जब तक रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा भारत, तब तक हम ये 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ उस पर लगा कर रखेंगे। अंदर ही अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि भाई भारत ने मना किया है कि भाई वो तेल नहीं खरीदेंगे। पब्लिक सीज पिवट अवे फ्रॉम रसिया, बट डिटेल्स टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। इंडिया एंगल सिक्योर्स parity with competitors like Vietnam and Bangladesh in the US market. Future question: can India balance the US trade demand with its historic ties to Moscow? देखो, अभी क्या है कि मॉस्को के साथ हमारे जो भी संबंध है व्यापारिक, उसमें गिव ऑन टेक नहीं है। सिर्फ हम ले ही रहे हैं, क्योंकि रसिया से अगर हम व्यापार करते हैं तो अपना व्यापार घाटा ही होता है। सिर्फ और सिर्फ हम वहां से तेल खरीद रहे हैं, इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं चलता। अगर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमेरिका के साथ ट्रेड करने में हमें बहुत ज़्यादा फायदा है। हम लोगों ने इतना वेट किया है तो भाई हमें ट्रेड डील मिला है एशिया में। जापान और साउथ कोरिया के बाद जो सबसे कम रेट है वो भारत को ही मिला है। और आप सोच रहे होगे कि साउथ कोरिया और जापान को 15% का मिला है, भारत को 18% का। देखो भाई, जो साउथ कोरिया और जो जापान है वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है। तो भाई अगर वहां 15% भी होता है तो कोई भी कंपनी वहां से जो मतलब मास में प्रोडक्ट होने वाला है उसको नहीं खरीदेगा।
साउथ कोरिया और जापान जो है ना वो अपने हेवी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन करती है जो अमेरिका में जाता है। तो भाई ये भारत के लिए सबसे बड़ा डील है। और इसके बाद मैं इसको बोलता हूँ 1970s और 1990s के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने चाइना पर भरोसा किया था, सेम वही मोमेंट यहाँ पर होने वाला है। बट सिर्फ ट्रेड डील से हमें काम नहीं चलेगा, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना दुरुस्त करना होगा कि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का जो मतलब हाई टिकट बजट है वो भारत में आ जाए, जिससे कि जॉब ग्रोथ, बेरोजगारी, ये सब चला जाएगा। इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये ट्रेड डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के नजरिए से। मिशन 500, द 5-year roadmap. India committed to purchasing $100 billion worth of American goods annually for 5 years. Total bilateral trade is aimed to exceed $500 billion by 2030. A Mission 500 goal. देखो, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ट्वीट किया था उसमें यह भी बोला था कि भारत है ना $500 बिलियन का प्रोडक्ट अमेरिका से खरीदेगा ताकि वो जो ट्रेड डेफिसिट अभी है भारत और अमेरिका के बीच वो कम हो जाए। तो देखो, हम लोग आसानी से इसको खरीद सकते हैं। $500 बिलियन एक साल का नहीं है, वो विद इन द स्पैन ऑफ 5 years है। तो देखो, अभी भारत को बहुत ज्यादा तेल, बहुत ज्यादा गैस और बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, और बाकी सारे या तो चाइना से खरीदते हैं। देखो, तेल गैस जो चीज है वो धीरे धीरे जो हम है ना वो अमेरिका से खरीद सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम व्यापार करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि भाई सब कुछ भारत के ही नजरिए से हो, कुछ फायदा अमेरिका का भी होना चाहिए। दैट्स अ गुड साइन। अब वही पैसा, मतलब देखो, रसिया फ्री में तेल तो दे नहीं रहा है हमें, चाहे कोई अन्य देश दे तो रहा नहीं। रसिया से हम तेल खरीद रहे हैं, चलो ठीक है, बदले में मिल क्या रहा है भाई? वी आर गेटिंग नथिंग इन रिटर्न। इनफैक्ट वी आर गेटिंग आइसोलेटेड इन द ग्लोबल अरीना। हाँ भाई, रसिया सिर्फ कागज का शेर है, यूक्रेन में हम सभी ने देख लिया है। अमेरिका एक्चुअल में टाइगर है, वो बता दिया है उसने वेनेजुएला में। तो इकोनॉमिकली अगर हम अमेरिका के साथ डिपेंडेंट हो जाते हैं तो अपने देश के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो ये जो डील हुई है उसमें समझ लीजिए कि $100 बिलियन ऑन एन एवरेज पर ईयर इंडिया विल इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम अमेरिका। अब इसमें क्या है भाई, पूरा डिटेल में समझते हैं। जो अभी बजट पास हुआ है उसमें दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता है जिसके बारे में बिल पास हो गया। दूसरा चीज है जो डाटा सेंटर है जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लगने वाले हैं, एआई का चिप। तो यहां होगा क्या, अमेरिकन कंपनी ही डाटा सेंटर यहां पर इंडिया में बनाएंगी, ऐसा स्पेकुलेशन है। और वो जो डाटा सेंटर बनाएंगे उसका एफडीआई इंडिया में आएगा, उसी पैसे से जो चिप है ना वो खरीदेगा। तो भाई ये क्लियर है, ये $500 बिलियन आसानी से हो सकता है, क्योंकि अभी जितनी भी अमेरिकन कंपनीज है लगभग 600 से 700 बिलियन डॉलर 2026 में सिर्फ और सिर्फ डाटा सेंटर पर खर्च करने वाली है। उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलने जा रहा है। और यही रीजन है, अंदर में कोई डिटेल में कोई जा तो रहा नहीं है कि भाई आने वाले समय में क्या होगा। तो मैंने आपको बता दिया, अपने पास न्यूक्लियर पावर प्लांट और रिएक्टर बनेगा तो उसका इक्विपमेंट हम बना तो सकते नहीं, बना सकते हैं, अभी फिलहाल नहीं है अपने पास। तो ये आसानी से $100 बिलियन का फायदा भी हो जाएगा, और इसको अमेरिकन कंपनी ही एज एन एफडीआई फंड करेगी। 15 बिलियन डॉलर गूगल ने डाटा सेंटर बनाने के लिए दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेजॉन ने। भाई समझ लो कि भाई $100 बिलियन मतलब वो खुद ही देंगे, अपने पास नहीं है। ये कोई डिटेल आपको कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूं, और यही होने वाला है। A deal of reality, a shock. India and US finalized landmark interim trade deal। ये हो गया US to स्लैश टैरिफ इंडिया एंगल, ये भी बात हो गई है। पब्लिक सीज जो भी है, ईस्टर्न मैरीटाइम लाइफ टाइम। देखो, इंडिया एंगल गेटवे फॉर रिसोर्सेस, चेन्नई गेटवे फॉर ईस्ट, कुकिंग कोल और ऑयल, मतलब हम लोग कोयला भी अमेरिका से खरीदेंगे, इसमें यह भी डील हुआ है।
व्लादिवोस्तोक रसिया सदर्न ट्रेड हब। देखो, अभी क्या है कि हम लोगों को रसिया से तेल या कोई भी चीज़ मंगाने के लिए व्लादिवोस्तोक के रास्ते से यहाँ पर आना पड़ता है। बट अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है भाई। सिंपल है कि भाई हमने रसिया से तेल खरीदना बंद किया है तो लॉन्ग टर्म में भारत को इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होगा। और धीरे धीरे संकेत भी यही दिए जा रहे हैं कि हम लोग रसिया के साथ टाई अप को धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि रसिया और चाइना का जो संबंध है ना वो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो अपने लिए एक डेलिकेट सिचुएशन है और इसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। अब आने वाले समय में रसिया को क्या होता है ये बताना पड़ेगा। Ending the duty disadvantage, India exports faced 50% tariff, making them uncompetitive. Sectors like textile, gems, and jewelry receives an imminent $40 billion duty-free window. Generic pharmaceuticals and aircrafts will be eventually hit zero duty. That's a good news. The 18% reciprocal rate puts India ahead of rivals Indonesia. इंडिया एंगल रिलीफ फॉर एमएसएमई एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर। देखो, भारत को अभी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है? जॉब्स की। तो जेम्स ज्वेलरी जो प्रिसीजन वाला टास्क होता है और कपड़े का प्रोडक्ट होता है, जितना भी बकवास कर ले कोई भी कि ये ऑटोमेट हो सकता है, लेकिन जो कढ़ाई बुनाई अभी भी उस स्केल पे कपड़े का ऑटोमेशन हो सकता है, लेकिन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विच रिक्वायर्ड हैंडमेड एक्सपर्टीज वो नहीं हो पा रहा। इसीलिए बांग्लादेश अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ अमेरिका में इन्वेस्ट करता है। तो आने वाले समय में टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और मेरा ये मानना है कि अगर ये ट्रेड डील 0% यूरोप और अमेरिका से होता है तो जो कंट्री जो स्टेट है, स्पेशली बिहार, झारखंड, यहाँ पर टेक्सटाइल का बहुत सारा फायदा हो सकता है। अब इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। सेफ गार्डिंग द अन्नदाता। देखो, हमने क्या किया है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसमें 90% मतलब होता है उसको हमने इससे दूर रखा है। अमेरिका ने जितने भी ट्रेड डील किए हैं भाई, सब में एग्रीकल्चर का कोई ना कोई उसको फायदा चाहिए, तभी वो ट्रेड डील हुआ। भारत को इससे एक जीत की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि भाई यूरोपीय यूनियन के साथ भी जो भी ट्रेड डील हम करते हैं उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम लोग नहीं लाते हैं। 90 to 95% of Indian sensitive agriculture sectors remain strictly close to US. That's a good news. Dairy, poultry, meat, wheat and rice are protected. बस यही इंपॉर्टेंट चीज है, और जो किसान लोग प्रदर्शन करेंगे वो देखने वाली बात होगी। No entry granted for genetically modified food crops. That's a good news. Market access is limited to premium items. देखो, हम लोग क्या है, पिस्ताशियो, आमंड्स, ये सब बेरीज, अवोकाडो जैसे जो हाई एंड प्रोडक्ट होते हैं जिसका मार्केट साइज ही बहुत कम है, वो आएगा तो भाई अमेरिका भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि अपने पास जो है ना, ऐसा तो है नहीं कि आमंड्स नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन चावल, दाल, गेहूं, सब्जी ये मास प्रोड्यूस होना चाहिए। बट दैट्स फाइन। फ्यूचर इंटरनल रिफॉर्म्स are still needed but border remains a fortress for farmers। तो हम लोगों ने ये इस डील में ये क्लियर किया है, क्योंकि अगर हमें फार्मर्स को बचाना है तो भाई निगोशिएशन में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। दैट्स अ गुड न्यूज। द इनपुट component and the challenge and the value, large portion of $100 billion annual import are in process industrial inputs। देखो, जो भी प्रोडक्ट तुम बनाओगे, जैसे कि जेट इंजन बनाना है, प्लेन्स बनाने हैं, तो उनको बनाने का जो मटेरियल होता है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग करने का जो सामान होता है, वो बहुत महंगा होता है। तो वो जब हम खरीदेंगे अमेरिका से तो वो ट्रेड डेफिसिट, लेकिन जो खरीदेंगे उससे हम सामान बनाकर उसी अमेरिका को वापस बेच देंगे। तो मेरे को नहीं लगता है कि $100 बिलियन कोई बड़ी बात है। आसानी से हम इसको अचीव कर सकते हैं। अब समझ लो कि $100 बिलियन क्यों मतलब आसानी से अचीव हो जाएगा। हम लोग सेमी कंडक्टर बनाएंगे। सेमी कंडक्टर चिप बनाने के लिए जो हाई एंड इक्विपमेंट्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और उसके जानने वाले देश ही बना सकते हैं। और उसका कीमत क्या होता है? $400 मिलियन
एक लिथोग्राफी मशीन का कीमत होता है। तो आप समझ लो कि हमें सेमीकंडक्टर में बनाना है। स्पेस में जो हमारे पास टेक्नोलॉजिकली डिसएडवांटेज है, उसमें भी फायदा मिलेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का जो कोर इक्विपमेंट होता है, वो टेक्नोलॉजी अपने पास आएगा। और सबसे बड़ी बात है डाटा सेंटर। डाटा सेंटर मतलब भारत सरकार ने न्यूक्लियर और डाटा सेंटर पर अपना नियम क्लियर कर दिया है। अब आने वाले 3 से 4 महीनों में भाई ये मैग्नेट की तरह आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा बात कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसको बनाने और रिफाइन करने का जो कैपेबिलिटी है, माइनिंग से लेकर के प्रोसेसिंग तक का, वो सिर्फ चाइना के पास है। और वो जो सोर्स टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका के पास भी है। तो हमें वो भी मिल सकता है, या हो सकता है दोनों मिल करके बना ले। moving from assembly to 100% indigenous manufacturing over the next decade। एप्पल जो अपना फ़ोन भारत में बनाता है उसका अधिकतर सामान या तो वियतनाम से होकर आ रहा है या फिर चाइना से होकर आ रहा है। तो उसमें जो लगने वाले जो आपको छोटे छोटे इक्विपमेंट है, जैसे कि माइक्रोचिप हो गया, वो भी भारत में बन सकता है। उसमें जो मेमोरी कार्ड होता है भाई, वो भी भारत में बन सकता है। तो मेमोरी कार्ड बनाने वाली जो फैक्ट्री है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, वो भी गुजरात में लग चुका है। उसके बाद जो भाई उसमें स्क्रीन है, मतलब देयर कैन बी मतलब एक्सपोनेंशियल राइज अगर हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील करते हैं। और इसमें जो शॉर्ट कमिंग्स है वो मेरे हिसाब से बहुत कम है। सिर्फ फायदा ही मैं देख रहा हूं अमेरिका के साथ संबंधों में। एविएशन एंड डिफेंस द बिग टिकट। इंडिया रिक्वायर्स 2500 न्यू एयरक्राफ्ट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। देखो जिस तरीके से भारत का एविएशन मार्केट ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो अभी जितने जहाज है ना उससे तो मतलब 3 से 4 गुना और जहाज खरीदना पड़ेगा। और वो प्लेन्स हम कहाँ से खरीदेंगे भाई? दो ही देश बनाते हैं, या तो एयरबस या बोइंग। तो हम लोग आसानी से अपने जो रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कर सकते हैं। और इंडिया ही अभी सबसे बड़ा मार्केट है उन दोनों कंपनियों के लिए। एयर इंडिया बोइंग डील अकाउंट्स फॉर बिलियंस इन कमिटेड ट्रेड वैल्यू, इसको भी काउंट कर लिया जाएगा। डिफेंस डील, MQ-9B जेट इंजन्स इंटीग्रेटेड इनटू दिस $500 बिलियन। तो मोस्टली जो हम लोग परचेज करेंगे वो हाई एंड इक्विपमेंट ही खरीदेंगे। और जो डिफेंस में अपना बजट बढ़ा है $30 से $40 बिलियन, आसानी से हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी वाइल मॉडर्नाइजिंग द सिविल एविएशन सेक्टर, इस्टेब्लिशिंग इंडिया एज अ ग्लोबल MRO। अब MRO क्या होता है? मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल। जितना भी प्रोडक्ट है, चाहे वो प्लेन हो गया, उन सब का MRO अगर हब बन जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। अभी तुर्की ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो भारत के लिए भाई बल्ले बल्ले है। एक्सेस टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी है ना, चाइना कितनी भी बात बोल दे, लेकिन जो एक्चुअल टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है ना, सारे के सारे वो अमेरिका में ही होते हैं। तो हमें उसका फ़ायदा होगा। तो हमें एक एडवांटेज है। स्टेटस STA1 स्टेटस अलाउ, मतलब एक एग्रीमेंट हुआ है STA अलाउज इंडिया टू रिसीव US टेक यूजुअली रिजर्व फॉर नेटो अलाइज। तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड सेंसिटिव डाटा लिंक BECA इंटरऑपरेबिलिटी फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, इससे भी फायदा। क्रूशल सैटेलाइट इंटेलिजेंस एंड हाईटेक डिफेंस हार्डवेयर। देखो अभी क्या है कि हमें सर्वेलेंस के लिए सैटेलाइट में बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसरो जो आपको सैटेलाइट भेजता है ना, तो उसमें जो कोर कंपोनेंट होता है, चिप और माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर, वो भी हम नहीं बना पाते हैं, वो अमेरिका में ही बनता है। तो इससे जो अभी हमें डिसएडवांटेज था, अब इसमें फ़ायदा होगा, ताकि हम अपने हिसाब से जो सैटेलाइट है उसको भेज सके। पहले बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। इंपोर्ट ऑफ चीप फैब्रिकेशन मशीन, जैसा कि मैंने बताया कि वो $500 मिलियन का जो प्रोडक्ट है वो भारत में आने के लिए रास्ता साफ हो गया है। चाइना को बैन कर रखा है अमेरिका ने। एक्सेलरेटिंग डिजिटल इंडिया एंड सेमीकॉन इंडिया मिशन थ्रू टेक पैरिटी,
ये बहुत बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि जो लो इनकम ग्रुप है उसकी तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, साथ साथ सेमी कंडक्टर की भी बात कर रहे हैं। कंपल्सन नॉट अ चॉइस, economic survival and aspiration, becoming a $10 trillion economy is a matter of survival for $1.5 billion। देखो, इस जो भी ट्रेड डील कर रहा है ना वो फ्यूचर में हमें फ़ायदा ही देने वाला है। ग्रोइंग एस्पिरेशन मीन्स द गवर्नमेंट मस्ट फाइंड मोर इनकम सोर्सेस एंड जॉब। ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रेड बढ़ेगा तो जॉब बढ़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं भाई द ट्रायंगल ऑफ पावर, power dynamics and the strategic shift. The US needs India as a manufacturing alternative to decouple from China। ये क्लियर है और जो अमेरिका है इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। चाइना इज क्लोजली वॉचिंग इंडिया यूएस रीसेट एज अ थ्रेट टू इट्स डोमिनेंस। इंडिया इज यूजिंग मल्टी अलाइनमेंट टू गेन फ्रॉम बोथ वेस्ट एंड रसिया। जो इंडिया का स्ट्रैटेजी है ना वो क्लियर है भाई। वो बोलता है मैं चाइना आपके साथ भी हूँ, रसिया मैं आपके साथ भी हूँ, और मैं अमेरिका के साथ भी हूँ। तो इस तरीके से अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बढ़ा हुआ है और हमें दोनों तरफ से फ़ायदा मिल रहा है भाई। ना रसिया कुछ बोलेगा ना अमेरिका कुछ बोलेगा, तो दैट्स अ गुड न्यूज। A more resilient global supply chain that is not China centric, that's a good news for India। स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी मेंटेन्ड, अभी क्या है कि हम लोग झुके नहीं हैं। और भाई इतना ही क्लियर है कि ये जो ट्रेड डील हुआ है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इसको गंवाना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो मतलब एक छोटे से पॉइंट पर को लेकर के विरोध कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट राइट। मुझे देखना है कि अपने देश को इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। आप अपनी राय कमेंट में लिख करके बताइए, और इस ट्रेड डील में आपका कोई ओपिनियन है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो।